हमारी तीसरी क्लास है और आज हम एक नई परिभाषा सीखेंगे। अभी तक हम दो परिभाषाएं कौन कौन सी आइए। गुड, वेरी गुड, क्या बात है। आइए, आज पहला दिन है क्या आपका? अभी पहला दिन है आपका? क्या नाम है आपका? सत्यवती। चलिए, कोई बात नहीं, सबका स्वागत है जो नए हैं। और हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। मैं थोड़ा सा रिकेप कराता हूँ जल्दी से। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जो नए हैं वो देख लें। नीति शास्त्र हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं इथिक्स। क्या पर कहते हैं इसको? इथिक्स। अभी तक हमने इसकी दो परिभाषाएं सीखी है। क्या करते हैं, हम सीख रहे हैं परिभाषा को। चूंकि ये विषय नया है तो हमने इसकी परिभाषा पहली बताई थी कि नीति शास्त्र क्या है? मानकीय विज्ञान है। नीति शास्त्र एक मानकीय विज्ञान है। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। मानकीय विज्ञान है। अब सवाल उठता है कि विज्ञान क्या है? वस्तुओं के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन को ही क्या कहते हैं? विज्ञान। दो प्रकार के विज्ञान होते हैं। एक को हम कहते हैं वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव। क्या बोलते हैं उसको? डिस्क्रिप्टिव। ये वर्णनात्मक विज्ञान क्या करते हैं? हमारी दुनिया की समझ को क्या करते हैं? बेहतर करते हैं। जैसे पेन नीचे क्यों गिर रहा है, ग्रेविटी के कारण, वो कौन बताएगा? भौतिक विज्ञान। जीवों के बारे में कौन बताएगा? जीव विज्ञान। वनस्पतियों के बारे में कौन बताएगा? वनस्पति विज्ञान। यानी हमारी दुनिया को अगर हम छोटे छोटे भागों में बांट दें तो उसको समझाने के लिए हमारे पास एक विज्ञान है। तो दुनिया के जितने भी विज्ञान हैं वो वर्णन करते हैं चीजों का, जैसी जो चीजें हैं उसका वर्णन करते हैं। बात समझ में आई? तो इससे क्या होता है, हमारी दुनिया की समझ बेहतर बनती है। जैसे आप लोग बैठे हैं, आप बेहतर दुनिया को समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप पढ़ते हैं। एक ठेला चलाने वाला दुनिया की समझ बेहतर नहीं कर पाएगा। कौन करता है? जो विज्ञान पढ़ते हैं। तो वर्णनात्मक विज्ञान वो विज्ञान होते हैं जो हमारी दुनिया की समझ को बेहतर करते हैं। क्या करके? उनका वर्णन करके। एक विज्ञान जिसको कहते हैं मानकीय विज्ञान। अब ये बताइए, आपने इतिहास भूगोल पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ ली, आपके समाज में कुछ बुराइयां भी हैं, है ना? वर्ण भेद, लिंग भेद, रंग भेद, सती प्रथा, क्या ये विज्ञान उसको हल कर पाएगा? और ये बुराई ही हमारी दुनिया को बुरा बनाती है। क्या बनाती है? बुरा। हमारी दुनिया में बुराई है। मानकीय विज्ञान क्या करता है कि इस दुनिया में जो बुराई है उसकी पहचान करता है। क्या करता है? उसकी पहचान करता है और उस बुराई को हटा करके दुनिया को क्या बनाने की कोशिश करता है? बेहतर या आदर्श। क्या करता है? दुनिया को क्या बनाने की कोशिश करता है? बेहतर और आदर्श। तो ये हमारी पहली परिभाषा थी कि नीति शास्त्र एक मानकीय विज्ञान है। बाकी विज्ञान क्या करते हैं? वर्णन करते हैं दुनिया का। मानकीय विज्ञान क्या करता है? दुनिया को ही बेहतर करने का प्रयास करता है। ठीक है। दूसरी हमने परिभाषा बताई थी नीति शास्त्र। क्या थी दूसरी परिभाषा? दुविधा समाधान का विज्ञान है। दुविधा समाधान का विज्ञान है। दुविधा क्या होती है? दो अच्छी चीजें होंगी, दो अच्छी बातें होंगी, उसमें से किसका हम चयन करें वो निर्णय हम नहीं कर पाते हैं। उसी को हम कहते हैं दुविधा। आपके जीवन में हर जगह दुविधा आएगी। कौन विज्ञान आपको दुविधा से निकालेगा? दुनिया कोई विज्ञान आपको दुविधा से, आपको भौतिक विज्ञान दुविधा आप कभी बताएगा ही नहीं। वो तो वस्तुओं के बारे में बताता है। ये बताता है कि जीवन में अगर दुविधा है तो आपको क्या करना चाहिए। यूपीएससी यहाँ से 120 नंबर का सवाल पूछती है, केस स्टडी देती है। आप लोग पेपर देखिएगा एथिक्स का, वो केस स्टडी देती है कि आप एक जिले के डीएम हैं, आपके जिले में बाढ़ आती है, लोगों को बचाना है, नाविक हैं, वो कहते हैं भाई हम किराया ज़्यादा लेंगे, जबकि नियम क्या है कि 500 रुपये लगेंगे 1 घंटे के, वो कह रहे हैं हम 2000 लेंगे। अब आपके सामने क्या दुविधा है कि अगर उनको पैसा ज़्यादा देंगे तो नियम टूटेगा, पैसा ज़्यादा नहीं देंगे तो लोगों की जान जाएगी। तो आपके पास क्या है? दुविधा। उस दुविधा का समाधान कौन करेगा? नीति शास्त्र। इसमें तमाम हम मॉडल पढ़ेंगे
कि दुविधाओं से किस प्रकार हम निर्णय ले सकते हैं। तो दुविधा समाधान का भी विज्ञान है। बात समझ में आई? ये रिकैप था। रिकैप का मतलब पीछे जो चीजें हो चुकी हैं। आज हम क्या करेंगे, एक नई परिभाषा गढ़ेंगे और उसको क्या करेंगे, सीखेंगे। आज हम जो परिभाषा सीखेंगे उसमें कुछ शब्द आएंगे, तो पहले हम उन शब्दों को सीख लेते हैं। हमारी कोशिश देखिए, पूरी यूपीएससी की जर्नी में मैं आपको बता रहा हूँ, शब्द बहुत सेंसिटिव मिलेंगे आपको। शब्द क्या मिलेंगे, बहुत सेंसिटिव। अगर उन शब्दों पे एक बार आपने अपनी पकड़ बना ली, पूरी तैयारी के सारे शब्द मिलेंगे आपको। अभी देखिए मैं चर्चा करूंगा। मैंने मानकीय विज्ञान बताया आपको, दुविधा बताया आपको। जब तक आप शब्दों को तोड़ेंगे नहीं कि हमको याद ना करना पड़े। आपने अब नीतिशास्त्र परिभाषा सबको याद हो गई ना, हमने उसको रटा नहीं है, समझा है। क्या किया है? तो शब्दों को समझिए, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमी हो। कोई शब्द नहीं आ रहा है, बस उसको समझिए कि हमको समझना है। उसको सर से पूछिए, यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए, लेकिन बिना शब्दों को छोड़े। अभी देखिए मैं आपको पढ़ाऊंगा, शब्दों का जाल बताऊंगा, और उस स्तर पे अगर आप क्लियर शब्दों को नहीं करेंगे तो फिर आगे ना आगे आपको दिक्कत वो करेगी, आपकी समझ ही नहीं हो पाएगी। अब हमने जो पहली परिभाषा बताई थी, आज उसका इस्तेमाल होगा। देखिए कैसे करते हैं। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं उसके पहले हम सीखते हैं दो चीजें। एक मूर्त, दिखाई दे रही सबको? इंग्लिश में कहते हैं इसको कंक्रीट, और एक को कहते हैं अमूर्त। इंग्लिश में इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एकदम आराम से सीखना है, लिखेगा कोई नहीं। दो चीजें आपके पूरे लाइफ में आएंगे, मूर्त और मूर्त। इंग्लिश में कॉन्क्रीट और हिंदी में एब्स्ट्रैक्ट। इसको हम समझ लिए तो जो हमारी आज की परिभाषा है, आप देखेंगे कि कई शब्द बार बार आएंगे। देखते हैं मूर्त। हमारे पास पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रिया मतलब ज्ञान मिलता हो इंद्रियों से, ज्ञान मिलता हो। हमारे पास पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। कौन कौन सा, देखिएगा। हमारी इसको ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। क्या है? आंख, नाक, कान, और क्या है? जिह्वा, और क्या है? त्वचा, स्किन। कितनी है हमारी ज्ञानेंद्रियां? पांच। ये इंद्रियां हमको ज्ञान कराती हैं। जैसे आंख, मैं पूछूं क्या है ये, आप क्या कहेंगे? सर इसका मार्कर है। हमारी आंखें इसको देख रही हैं। इसको देख के आप इसकी मोटाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई सब क्या करेंगे? बता देंगे। तो हमको ज्ञान मिल गया कि दिस इज अ मार्कर। कैसे मिला? आंख से। तो ये इंद्रिय है, इसने हमको ज्ञान दे दिया कि ये मार्कर है। इसीलिए इसको कहते हैं ज्ञान इंद्रियां, जिनसे हमको क्या मिलता है? ज्ञान। तो ज्ञान इंद्रिय मतलब समझ में आ गया? नाक, नाक से भी हमको ज्ञान मिलता है। कैसे? कुकर कहीं सीटी लगती है तो हम लोग समझ जाते हैं कि आज यहाँ पे क्या बन रहा है, नॉनवेज बन रहा है कि वेज बन रहा है। सोचिए, काम किसका है? जीभ का ये बताना कि टेस्ट करके, लेकिन हम नाक से ही बता देते हैं, सूंघ के, गंध से कि अच्छा बना है। कभी कभी आंखों से देख के बता देते हैं कि बहुत अच्छा बना है, जबकि काम किसका है? वो जीवा का। यानी ये इंद्रियां जिस भी सब्जेक्ट से, विषय से टकराती हैं, हमको ज्ञान कराती हैं। कान सुन के भी हमको ज्ञान मिलता है। जैसे आप सुन रहे हैं मेरी बातों, क्या कर रहे हैं, और आपको क्या मिल रहा है? ज्ञान। त्वचा, कोई चीज गर्म हो या ठंडा हो, कैसे करते हैं? उसको टच करते हैं। गर्मी का एहसास, ठंडी का एहसास। यानी ये पांचों इंद्रियां हमारी क्या कराती हैं? ज्ञान। इसलिए इनको बोलते हैं ज्ञानेंद्रिया। मूर्त किसे कहेंगे? अब परिभाषा पे आते हैं। मूर्त का मतलब आंख।
एक या एक से अधिक इंद्रियों द्वारा, एक, मैं लिख देता हूं उसको, एक या एक से अधिक इंद्रियों द्वारा जिसका ज्ञान प्राप्त किया जा सके। किया जा सके। उसे क्या कहेंगे हम? मूर्त। किसी भी इंद्रिय द्वारा अगर आपको ज्ञान मिल गया, चाहे एक से मिले चाहे दो से मिले, एक से अधिक से भी मिल सकता है, पांचों से मिल सकता है, उसको हम क्या कहेंगे? मूर्त। अब जितनी भी वस्तुएं आप देख पा रहे हैं सब क्या है? मूर्त। क्या है? मूर्त। बात समझ आई? यहां तक किसी को दिक्कत? भारतीय दर्शन में हम मन को भी एक इंद्रिय मानते हैं, इसलिए 6 इंद्रियां मानते हैं। क्या मानते हैं? मन भी हमारी एक इंद्रिय है। वो फिलॉसफी का बात है, उसमें हम नहीं जाएंगे। हमको इन 5 ज्ञान इंद्रियों से मतलब है। और याद रखिएगा कि इन्हीं इंद्रियों से एक से या एक से अधिक इंद्रियों द्वारा जिसका भी ज्ञान आपको मिले, समझिए वो कौन सा है? मूर्त, या इंग्लिश में कॉन्क्रीट। क्लियर? क्लियर है? अब आते हैं अमूर्त पे, ध्यान से सुनिएगा। इन 5 इंद्रियों से जिसका आप ज्ञान प्राप्त न कर पाइए, इन 5 इंद्रियों से जिसका ज्ञान नहीं मिलेगा आपको, क्या कर पाएंगे आप? जान पाएंगे उसको। ज्यादा से ज्यादा होगा आप उसको समझ भी पाएंगे, लेकिन उसको आप देख नहीं पाएंगे। क्या करेंगे? उसको आप देख नहीं पाएंगे। अब परिभाषा आपको समझ में नहीं, मैं आपसे पूछूं, लिखे नहीं, अभी मैं दूंगा लिखने के लिए, ठीक है? लिखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। मैंने क्या लिखा अमूर्त में? कि आप उसको जान नहीं पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे, बस उसको आप देख नहीं पाएंगे। जैसे मैं आपसे कहूं अच्छाई, देख पाएंगे आप? टच कर पाएंगे उसको? सुंदरता, ईमानदारी, ये सब क्या है? अमूर्त। उसको हम जानते तो हैं, समझते तो हैं, लेकिन उसको हम देख नहीं सकते। और जितने विचार आपके पास हैं आपकी पूरी सिलेबस में, लोकतंत्र, समाजवाद, मार्क्सवाद, पूंजीवाद, जितने भी विचार आप, वो किस में आएंगे? अमूर्त में। उसको हम लोकतंत्र में समझा दूंगा, आप देख नहीं पाएंगे। ईमानदारी आप देख नहीं पाएंगे। मैं कहूं सुंदर, तो हम सुंदर लड़की का ले सकते हैं, लड़की बहुत सुंदर है, लेकिन सुंदरता आपने देखी है? सुंदरता देखी है? नहीं देखी। इट मीन्स कि जिसको हम जान तो जाएं, समझ भी जाएं, लेकिन उसको हम देख, ये कोई भी इंद्रिय से उसका ज्ञान आप नहीं ले पाएंगे। अच्छाई न तो आंखों को दिखती है, न नाकों को गंध उसकी आती है, न कानों से सुनाई पड़ती है, जिह्वा त्वचा, ये कोई उसको फील कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए हमने उसको कहाँ रखा है? एब्स्ट्रैक्ट में। हाँ, हवा क्या करती है? एहसास होता है आपको? टच किया ना आपको, बस उसका ज्ञान मिल गया आपको, मूर्त है। इसमें से कोई भी एक टकरा गया आपसे तो समझिए को मूर्त होगा। देख नहीं पाएंगे। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, समझ पा रही हैं आप कि यहाँ सुंदरता है सर, लेकिन सुंदरता आपको दिखाई कहीं, इसके द्वारा ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएंगे आप। ये उसकी सबसे बड़ी कंडीशन है कि इंद्रियों से आप उसका ज्ञान, जबकि मूर्त चीजें इनका ज्ञान हम पा सकते हैं। तो अब एक सबसे बड़ा डिबेट ये हुआ कि अच्छा एक बात बताओ, ये तो वस्तु है, इसका ज्ञान तो हम प्राप्त कर लेते हैं, इसका क्यों नहीं कर पाते हैं?
अच्छाई, सुंदरता, ईमानदारी, इनका ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। दो बड़े डिबेट हैं। क्या है? दो बड़े डिबेट हैं। एक कहता है कि हमको जो ज्ञान होता है वो अनुभव से आता है। कहां से आता है? अनुभव से। अनुभव कौन करता है? हमारी ज्ञानेंद्रियां। कौन करती है अनुभव? तो ज्ञान कहां से आता है? अनुभव से। लेकिन अगर ज्ञान हमको अनुभव से ही आ रहा है तो फिर अच्छाई, समझदारी, ये जो चीजें हैं वो तो अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रश्न है कि हमको उसका ज्ञान कैसे हो रहा है ना क्वेश्चन? दिस इज अल्टीमेट क्वेश्चन, ब्रिलियंट क्वेश्चन, कि भाई हमको जब अनुभव ही नहीं हो रहा तो उसको ज्ञान कैसे हो रहा है? बुद्धि से। कैसे हो रहा है हमारा उसका ज्ञान? बुद्धि से। और ये विचार जो ये मानती है कि ज्ञान हमको कहां से आता है? अनुभव से, इसको कहते हैं अनुभववाद। क्या कहते हैं? अनुभववाद। और ये जो कहता है कि सारा ज्ञान हमको कहां से आती है? बुद्धि से, उसको क्या कहते हैं? बुद्धिवाद। ये दो टर्म आप हमेशा पढ़ेंगे, अनुभववाद, बुद्धिवाद। अनुभववाद मानता है कि सारा ज्ञान हमको इंद्रियों के माध्यम से, अनुभव से आता है, और सारा ज्ञान बुद्धि से आएगा, उसको कहेंगे बुद्धिवाद। विचारधारा वो कहती है कि सारा ज्ञान हमारी बुद्धि में पहले से क्या है? मौजूद है। हम पैदा होते हैं, सारी चीजें हमारे दिमाग में पहले से बुद्धि में भरी होती है। ये फिलॉसफी की बात है, उसमें हम नहीं जाएंगे। हमारी बाउंड्री यहीं तक है कि हमने आपको मूर्त और अमूर्त समझाने के लिए यहां तक ले आए हैं। इसके आगे कहाँ जाएंगे आप? फिलॉसफी में। और हमको उसमें नहीं जाना है। हमको कहाँ आना है? पीछे। और हमने दो टर्म आपको बताए, मूर्त और, आ गया समझ में? मूर्त विषयों का ज्ञान हमको किससे होगा? अनुभव से, इंद्रियों से। अमूर्त का ज्ञान बुद्धि से। अब वो कैसे होता है वो फिलॉसफी का विषय, उसमें हम नोट डाउन, इसको नोट करिए।
हो गया? जल्दी लिखिए, जल्दी, थोड़ा तेज लिखिए। आपको इसमें से किसी से भी अगर आपको ज्ञान मिल गया, आग का किससे ज्ञान मिलता है आपको? त्वचा से, मूर्त। बस इसमें से कोई भी एक टकरा जाए आपकी इंद्रियों से, वो किस में आ जाएगा? मूर्त में। जो न टकरा पाए वो मूर्त में। ठीक है, एकदम क्लियर कट रही है। देखिए, मैं हमेशा शब्दों पर विशेष जोर देता हूँ, और ये शब्द आपको हमेशा आपके आते रहेंगे। अनुभववाद क्या है? जो मानता है कि ज्ञान कहाँ से आता है? अनुभव से। बुद्धिवाद क्या मानता है कि सारा ज्ञान हमको कहाँ से आता है? बुद्धि से। पहले से ही सारी चीजें हमारी मौजूद है। चलिए आगे चलें। अब देखिए, हम आते हैं अपनी परिभाषा पे। मैंने इसको क्यों बताया आपको? क्योंकि हमारी जो परिभाषा है नीति शास्त्र की, आज तीसरी परिभाषा, आज की हमारी ये तीसरी परिभाषा है। नीति शास्त्र मूल्यों और किसका विज्ञान है? सद्गुणों का। डोंट राइट व्हेन आई स्पीक, आई विल अलाउ यू टू नोट डाउन, ओके? जस्ट लिसन केयरफुली। नीति शास्त्र किसका है? मूल्य। और हमारे पास दो टर्म आ गए, एक है मूल्य और एक है सद्गुण। विज्ञान हम जानते हैं, तो अगर हम ये समझ लें कि मूल्य क्या है और सद्गुण क्या है, तो हम समझ पाएंगे कि नीति शास्त्र मूल्य और सद्गुणों का विज्ञान क्यों है। बात समझ आई? पहली परिभाषा हमारी क्या थी, याद करिए। नीति शास्त्र एक मानकीय विज्ञान है, और मानकीय विज्ञान का काम क्या होता है? दुनिया को बेहतर करना। दुनिया को, आज देखेंगे कैसे दुनिया बेहतर होगी हमारी। मूल्य, पहला जो शब्द है मूल्य, हम समझते हैं कि मूल्य क्या है। मूल्य का प्रयोग कई संदर्भों में होता है। जैसे इकोनॉमिक्स में आप क्या कहते हैं? जिसका जितना अधिक महत्व है उसका उतना ही ज्यादा मूल्य है। जिसकी जितनी ज्यादा डिमांड है उसकी उतनी ही ज्यादा क्या है? मूल्य है। एक उदाहरण से समझते हैं। आप लेने जाते हैं मोबाइल, क्या लेने जाते हैं आप? कुछ कंपनियों के नाम बताइए। वीवो, ओप्पो, रेडमी, और बताइए। अच्छा, एप्पल, गुड। ये भी मोबाइल है और ये भी मोबाइल है। इनकी मार्केट में मूल्य क्या है? इसका मूल्य क्या है? कम है। और इसका मूल्य क्या है? ज्यादा। वांछनीय कौन है? एप्पल क्या है हमारे लिए? वांछनीय। काम चल रहा है इससे, लेकिन वांछनीय ये है। वांछनीय मतलब जिसकी चाहत होती है। जिसकी क्या होती है? चाहत। हम सबकी चाहत है कि हमारे पास क्या हो, अलग बात है ये, नहीं तो चाहत तो हमारी यही है, सबकी चाहत यही है, क्योंकि ये क्या है? वांछनीय।
आपने कहा कि जो सर एप्पल मोबाइल है ये वांछनीय है। वांछनीय का मतलब जिसकी चाहत हम कर रहे हैं, और इसकी चाहत क्यों कर रहे हैं हम? दो चीजों से। इसकी गुणवत्ता बेहतर है और इसकी परफॉर्मेंस, जिसको कहते हैं उत्कृष्ट परफॉर्म करता है। गुणवत्ता को बोलते हैं क्वालिटी। क्या बोलते हैं? इसकी क्वालिटी क्या है? बेहतर है और परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है। मूल्य इसका क्या है? ज्यादा। इस मूल्य को हम कहते हैं प्राइस। क्या कहते हैं? कीमत। मूल्य, कीमत। ये एप्पल हमारे लिए वांछनीय है, मूल्य ज्यादा है इसका। क्यों मूल्य ज्यादा है? क्योंकि इसकी गुणवत्ता बाकी जो मोबाइल में लिखा था, वीवो, एप्पो, रेडमी, सारे मोबाइल हैं, सारे वही काम करेंगे, कॉल करेंगे, फोटो लेंगे, वीडियो कॉलिंग करेंगे, लेकिन इनका मूल्य क्या है? कम है, क्योंकि इनकी गुणवत्ता और परफॉर्मेंस एप्पल के मुकाबले क्या है? कम है। यानी मूल्य का मतलब यह है कि जो जितना मूल्यवान होगा उसकी गुणवत्ता और उसकी उत्कृष्टता क्या होगी? बेहतर। आप गाड़ी लेने जाइए, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, रॉल्स रॉयस, ये ब्रांड है, वांछनीय है, चाहते हैं कि हमारे पास हो। क्यों? क्योंकि उनकी गुणवत्ता और उनकी जो परफॉर्मेंस क्या है, वो एक्सीलेंट है। वो क्या है? एक्सीलेंट। इसीलिए उनका मूल्य ज्यादा है ना। अब आइए, हमारी जो दुनिया है, नीति शास्त्र का काम क्या था? नीति शास्त्र दुनिया को बेहतर बनाता है। क्या करता है? दुनिया को बेहतर बेहतर बनाता है। और हमारी दुनिया में कई संस्थाएं हैं। दुनिया में क्या? हमारी कई संस्थाएं हैं। दुनिया में है संस्थाएं। कौन कौन सी संस्था है? देखते हैं। यह है हमारी दुनिया। दुनिया में अलग अलग संस्थाएं हैं। एक है उसमें समाज, एक है उसमें राज्य, धर्म, संस्कृति और एक है प्रशासन। ये हमारी क्या है? दुनिया। इस दुनिया में अलग अलग हमारे पास क्या है? संस्थाएं हैं। समाज है, राज्य है, धर्म है, संस्कृति है और प्रशासन है। नीति शास्त्र क्या करता है? वो ऐसे मूल्यों की खोज करता है जिनसे इनकी क्या हो पाए? गुणवत्ता और इनकी उत्कृष्टता क्या हो जाए? बढ़ जाए। क्या हो जाए? इनकी गुणवत्ता और उत्कृष्टता बढ़ जाए। जैसे अभी मैं उदाहरण बताऊंगा। समाज के लिए कौन सा मूल्य हम लाए, और इसको जब आते हैं नीति शास्त्र में, तो यहां हम मूल्य को प्राइस नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वैल्यूज। क्या बोलेंगे? वैल्यूज। तो नीति शास्त्र का काम है कि ऐसे मूल्यों की खोज करके आपको बताए कि अगर आपके समाज में वो मूल्य आ जाए, और मूल्य क्या है? वांछनीय है। क्या है? वांछनीय, हमको चाहिए। समाज में अगर आ जाए, राज्य में आ जाए, तो हमारा समाज बेहतर होगा, उत्कृष्ट बनेगा, हमारा राज्य उत्कृष्ट बनेगा, हमारा धर्म उत्कृष्ट, हमारी संस्कृति उत्कृष्ट और प्रशासन उत्कृष्ट, तो हमारी दुनिया अपने आप क्या हो जाएगी? बेहतर बन जाएगी। अगर ये सब कुछ उत्कृष्ट हो गया तो हमारी दुनिया कैसे बन जाएगी? बेहतर, आदर्श। क्यों? क्योंकि हमारी दुनिया में जितनी संस्थाएं हैं, अगर हमने हर संस्था की मूल्य गुणवत्ता को और उसके परफॉर्मेंस को क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे। समझते हैं। समाज, आप जब पढ़ेंगे इंडियन सोसाइटी, पेपर नंबर फर्स्ट में, वहां पे आएगा समाज, समाज की विशेषताएं, समाज क्या होता है। थोड़ा सा मैं आपको क्या करूंगा? थोड़ा सा मैं बताता हूं। ये पढ़ेंगे आप कहाँ रहते हैं? आप लोग कहाँ रहते हैं? समाज में।
तो एक आप लोगों ने डायलॉग सुना होगा, हम लोग बहुत थे करते थे कि जमाने से हम हैं, हमसे क्या है आप लोग के लिए फिलोसफी की, आपसे जमाना है कि जमाने से आप हैं? बोलिए, शर्माइए नहीं, क्या है? जमाने से आप हैं कि आपसे जमाना है? आप लोग से जमाना है, जमाने से हम। दो टाइप के लोग हैं, कहते हैं कि समाज से हम हैं, समाज से हम हैं, और एक वो है जो कहते हैं कि हमसे समाज है। ये फिलॉसफी है जो ये कहते हैं कि जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं है। समाज से अगर हम हैं, और समाज क्या है? समाज कुछ व्यक्तियों का समूह है जिसका एक उद्देश्य होता है, साझा उद्देश्य होता है। जैसे आप लोग विद्यार्थी समाज से आते हैं, स्टूडेंट सोसाइटी से, आपका एक कॉमन गोल है कि आप यहाँ क्या करने आए हैं? पढ़ने, है ना? उसी तरीके से हम टीचर सोसाइटी से आते हैं, अध्यापकों का समाज। हमारा काम क्या है? पढ़ाना। परिवार, विद्यालय, विश्वविद्यालय, चर्च, वो सब क्या है? इसी समाज के क्या है? अंग है, इसी समाज के। और सबसे बड़ी बात, समाज को आपने देखा है? समाज को देखा है आपने? तो समाज क्या है? एक अमूर्त विचार है। समाज क्या है? एक, शुरुआत में हमने क्या बताया कि समाज कहीं दिखता, लेकिन अभी आपको बताएंगे समाज कहाँ कहाँ है। समाज, अगर आप समाज से हैं तो समाज आपको रेगुलेट करता है, आपको कंट्रोल करता है ना? आप कहाँ जाएंगी, रात को आएंगी, सुबह जाएंगी, शाम को आएंगी, क्या खाएंगी, क्या पिएंगी, कैसा बोलेंगी, कौन कंट्रोल करता है? दिखता नहीं है कहीं समाज, दिखता है क्या? हमेशा हम बोलते हैं कि यार चार लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, वो चार लोग कहीं देखा आपने? नहीं। समाज कैसी विचार है? अमूर्त, दिखाई, लेकिन कंट्रोल आपके जीवन पे उसी का है। समाज पहले क्या कहता था? लड़कियों को बाहर मत भेजो। और ये मनुष्य ही है जो समाज से बगावत भी करता है। क्या करता है? बगावत। कहता है कि हम तुम्हारी बात, उसका उदाहरण कौन है? आप लोग हैं। समाज पहले क्या करता था कि नहीं, लड़कियों को शिक्षा दीक्षा नहीं देनी चाहिए, लेकिन लड़कियों ने कहा नहीं, बगावत करेंगे हम, तुम्हारे साथ रहेंगे जरूर, लेकिन तुम्हारी हर बात हम नहीं मानेंगे। एक वो होते हैं कि हमसे समाज है, उनको किसी चीज का डर नहीं है, लोक लाज, भय, प्रेम, वो सब दुनिया से क्या है? ऊपर है, वो किसी की बात नहीं सुनते हैं, है ना? उनको किसी का डर नहीं है। जिसको किसी का डर न रहे भाई, हमारे लिए समाज कोई मतलब नहीं। जैसे बॉलीवुड की जो एक्ट्रेसें हैं, उनका है कि वो किसी से नहीं डरती है समाज, लेकिन हम लोग समाज में आते हैं और हम समाज को ही देख करके, समाज तय करता है कि हम शादी अपने बिरादरी में करें। समाज चाहता है कि आप शादी करें तो उसमें इनविटेशन भेजें। आप मंदिर जाते हैं, पूजा का उसने रूल बनाया है कि आप आएंगे मंदिर में तो कैसे पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, वो कौन रेगुलेट करता है? समाज। और अगर समाज है, समाज से हम हैं, तो समाज हमें कंट्रोल करने की कोशिश करता है ना जीवन में हमारे। समाज का कोई भौगोलिक दायरा नहीं होता है। तीन चीजें हैं मैंने बताया कि समाज क्या है? कुछ व्यक्तियों का समूह है जिनका क्या होता है? साझा उद्देश्य होता है। दूसरा परिवार हुआ, विद्यालय हुआ, विश्वविद्यालय, चर्च, ये सब समाज की ही क्या है? संस्थाएं हैं। और समाज का कोई भौगोलिक दायरा नहीं होता है, इसी कोई बाउंड्री नहीं होती है। भारतीय समाज के लोग पूरे विश्व में फैले हुए हैं, है ना? वो भारतीय समाज के ही तो लोग हैं, तो कोई बाउंड्री है क्या? पूरे विश्व में फैले हुए हैं। और चूंकि समाज है, तो समाज में ही होता है संघर्ष। समाज में क्या होता है? संघर्ष। कई टाइप के संघर्ष हैं, तनाव है ना? समाज में हमारे क्या है? हिंसा, मारपीट होती है कि नहीं होती है? धर्म को लेके, जाति को लेके, रिलीजन को लेके क्या होती है? आपस में लोग एक दूसरे से क्या रखते हैं? शत्रुता, दुश्मनी, जिसको आप क्या कहते हैं? दुश्मनी। सोसाइटी में है हमारे ये सब चीजें। और एक तीसरी जो चीज आती है, असहिष्णुता, सहिष्णुता।
इसको बोलते हैं इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस। अब एक बात बताइए, ऐसे समाज में जहां पे क्या हो, हिंसा हो, दुश्मनी का माहौल हो, असहिष्णुता का मतलब होता है जिसको सहा ना जाए। जैसे मान लीजिए कि आप ही लोग हैं, किसी ने मजाक कर दिया आपसे, आपने क्या किया, तुरंत दो चार झापड़ रसीद कर दिए। आपने क्या कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। क्या कहते हैं हम, ये बर्दाश्त के, यानी हम असहिष्णु हैं, टॉलरेट नहीं करेंगे। और एक होता है कि ठीक है यार कोई बात नहीं, तो मेरे दोस्त को कह दिया, अगली बार से मत कहना, मुझे बुरा लगता है। हमने क्या किया, उसकी बातों को टॉलरेट कर दिया। बुरा लगा हमें, लेकिन हमने क्या किया, उसको टॉलरेट कर दिया। लेकिन असहिष्णुता का मतलब कि टॉलरेट नहीं करेंगे। हम लोग जाते हैं मार्केट में, समझिए किसी से किसी गाड़ी टच हो गई, तुरंत क्या होता है, वो बाहर निकला तुरंत सीधे गोली। आप नोएडा वोएडा में चले जाएंगे, गुरुग्राम में, तो सीधे क्या मिलेगी आपको, गोली। तो इस समाज में क्या आप रहना पसंद करेंगे जिसमें हिंसा हो, शत्रुता हो? अब आते हैं, समाज है, समाज एक, जिसमें क्या है, हिंसा, जिसमें क्या है, शत्रुता, और इसमें क्या हो, असहिष्णुता। रहना पसंद करेंगे इसमें? एक ऐसा मैं समाज बना दूं जिसमें हो शांति, जिसमें हो भाईचारा, और जिसमें हो सहिष्णुता। किस समाज में रहना पसंद करेंगे? समाज दो। यह है समाज एक, और यह है समाज दो। किसकी गुणवत्ता और उत्कृष्टता ज्यादा होगी, किस समाज की? इसकी गुणवत्ता, क्वालिटी भी ज्यादा होगी, और ये उत्कृष्ट भी होगा। और ऐसा ही समाज हम बनाना चाहते हैं। ऐसा ही समाज हम बनाना, शांति, भाईचारा, सहिष्णुता, ये है समाज के वो मूल्य जो समाज को कहाँ ले जाएंगे, गुणवत्ता की तरफ, उत्कृष्टता की तरफ। इसको बोलेंगे सामाजिक मूल्य। क्या बोलेंगे, सामाजिक मूल्य। ये मूल्य हैं, शांति, भाईचारा, सहिष्णुता, जो क्या करेंगे, समाज की गुणवत्ता को बढ़ा देंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है हमको यूरोप में। कहाँ मिलता है? स्कैंडिनेवियाई देशों का नाम जानते हैं आप? स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड। वहाँ पे इस टाइप का समाज है, सब लोग शांति से रहते हैं। भाईचारे का मतलब कि एक दूसरे के प्रति प्रेम, सौहार्द बोलते हैं, कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे का। और वहाँ पे है सहिष्णुता, कोई बात हो भी जाती है कोई बात नहीं। वो समाज कहाँ है, आगे। आप किसी भी पैमाने पे देखेंगे, जो ये समाज होगा वो कहाँ होगा? तालिबान का समाज कैसा है, आगे बढ़ पाएगा? तो नीति शास्त्र ने क्या किया कि अगर आपको समाज की गुणवत्ता, उत्कृष्टता बढ़ानी है तो कौन कौन से मूल्य चाहिए? शांति, भाईचारा, सहिष्णुता। और इस उसी को उसने कहा ये क्या है, सामाजिक मूल्य, जो हमारे समाज की गुणवत्ता को क्या करेंगे, बेहतर। क्लियर? और ये जो मूल्य है ये कैसे हैं, मूर्त के अमूर्त? शांति, भाईचारा, सहिष्णुता कैसे मूल्य है, अमूर्त है। तो मूल्यों से मतलब सीधा कैसे होंगे, अमूर्त होंगे। वो वांछनीय है। वांछनीय मतलब हमको ये चाहिए। एप्पल क्या था हमारे लिए, वांछनीय था ना। हमको ये समाज चाहिए, तो कैसे मिलेगा, ये मूल्य डालो समाज में, शांति डालो, भाईचारा डालो, सहिष्णुता डालो, तो हमारा ये समाज कैसा बनेगा, गुणवत्तापूर्ण और उत्कृष्ट। बात समझ में आ रही है? नोट करिए इसको, ये है ना, ठीक है। और पीछे जल्दी जल्दी करिए, या तेजी से लिखिए।
नेक्स्ट करें, जरा फास्ट लिखिए, फास्ट लिखिए। हो गया? हो गया? इसको जल्दी जल्दी आप उतारते जाइए, बाकी मैं लिखवाऊंगा इसको, सब कुछ लिखाऊंगा डिटेल में, आप इसको बस एक रफ की तरह उतार लीजिए। हो गया? हो गया? चलिए, हमने एक चीज देखा कि समाज को अगर हमको क्या बनाना है, गुणवत्ता परक और उत्कृष्ट, तो कौन कौन से मूल्य चाहिए? शांति, भाईचारा और सहिष्णुता। अब देखिए, समाज में संघर्ष रोकने के लिए
हमने बनाया, क्या बनाया? इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टेट। क्या कहते हैं? कोई बताएगा राज्य किसे कहते हैं? एनीबॉडी? वेरी गुड, बिल्कुल। और कोई? चलिए, कोई नहीं पता है, बता रहा है। कोई भी राज्य, उसके पास ये चार चीजें होंगी। कौन कौन सा होगा? भूभाग, जनसंख्या, सरकार, और क्या होगी? संप्रभुता। ये चार चीजें हमारे पास। अगर मैं कहता हूं स्टेट, समाज में संघर्षों को रोकने के लिए समाज ने बनाया किसको? स्टेट को। राज्य भी एक अमूर्त विचार है। राज्य कैसा विचार है? कहीं आपको दिखेगा? मैं कहूं आपसे कि भारतीय राज्य को आपने देखा है? कहेंगे नहीं सर। ये क्या है? एक भौगोलिक विचार है। कैसा विचार है? भौगोलिक। हर राज्य के पास, हर, उसका एक भौगोलिक विस्तार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसकी टेरिटोरियल बाउंड्री फिक्स होनी चाहिए। टेरिटोरियल बाउंड्री उसकी फिक्स होनी चाहिए। भूभाग का मतलब उसकी क्या होनी चाहिए? भौगोलिक विस्तार होना चाहिए। भौगोलिक विस्तार, ये पॉलिटी में आप पढ़ेंगे। पॉलिटी में पढ़ चुके हैं इसको? पढ़ चुके हैं? कुछ अभी मैंने आपको सोसाइटी भी बताया, समाज। वो नीति शास्त्र में सोसाइटी नहीं पढ़नी है, मैंने आपको बताया कि देखिए उसका लिंकेज भी किससे है? सोसाइटी से। इसका लिंकेज किससे है? पॉलिटी से। पॉलिटी से किससे है? आपको बता रहा हूं, चूंकि मुझे लगता है कि एक बार आपको बता देना चाहिए। अभी आप नए फेज में, जहां से जो मिले उसको ग्रहण करना है। हमने देखा ना कि हमारी जो संस्थाएं हैं दुनिया में, पहला समाज था, दूसरा राज्य। तो राज्य किसको कहेंगे? स्टेट, जिसके पास एक भौगोलिक विस्तार हो। अगर हम कहते हैं कि भारतीय राज्य का भौगोलिक विस्तार कहां से कहां तक है? भारतीय राज्य। अगर मैं कहता हूं भारतीय, इंडियन स्टेट, तो हम कहेंगे कि इसका जो भौगोलिक विस्तार है वो कश्मीर से लेके कहां तक है? कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, और अरुणाचल प्रदेश से लगा करके कहां तक है? गुजरात तक। बाउंड्री क्या है उसकी? टेरिटोरियल बाउंड्री फिक्स है। जिसके पास ये नहीं होगा, इन चारों में से कोई भी एक नहीं होगा, वो स्टेट नहीं। दूसरी, ठीक है, भूभाग हमारे पास एक बाउंड्री है। याद रखिए, समाज की कोई टेरिटोरियल बाउंड्री नहीं थी। भारतीय समाज कहाँ कहाँ है? विदेशों में भी है। बाउंड्री है क्या? पार। लेकिन जो राज्य है इसकी एक टेरिटोरियल बाउंड्री होगी। समाज से इस मामले में क्या है? अलग है कि इसकी एक बाउंड्री, फिक्स बाउंड्री होगी। आप उठा के देखिए, जिसको भी स्टेट हम कहते हैं, एक अनुच्छेद 12 में भी स्टेट की परिभाषा है, ये वो वाला स्टेट नहीं है। पॉलिटी में आप पढ़ेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक। हमने कह दिया कि भाई मेरे पास भूभाग है, उस भूभाग पे रहती है जनसंख्या। कौन रहती है? भूभाग भी हो लेकिन जनसंख्या ना हो तो भी स्टेट। जैसे बताइए अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का नाम सुना है आपने? वो क्या है? क्या है? अंटार्कटिका में जमीन तो है, भूभाग तो है, लेकिन उसके पास जनसंख्या, इसलिए अंटार्कटिका क्या है? स्टेट नहीं। क्लियर? अब मैंने आपसे पूछा था कि आपने कभी राज्य देखा है, तो आपने कहा कि नहीं। आपने क्या कहा? नहीं देखा ऐसा। क्यों? क्योंकि राज्य कैसा विचार है? राज्य का अगर आपको मूर्त रूप देखना है तो वो कौन है?
इस स्टेट को अगर आपको देखना है तो किसको देखिए, और सरकार किसको कहते हैं, जिसके पास हो सेना और जिसके पास हो पुलिस। क्या हो, सेना भी हो और पुलिस। सेना में कौन कौन सी सेना, जल सेना, थल सेना और वायुसेना। राज्य का मूर्त रूप कौन है, सरकार। अगर आपको राज्य को देखना है तो देखिए ये राज्य है जिसको हम कहते हैं सरकार। क्या कहते हैं, सरकार के पास क्या होती है, ये और ये। तो कोई आपसे पूछे कि सरकार का मतलब, तो आप कहेंगे कि भूभाग पे, कहां पे, लोगों को दंड देने की हायर अथॉरिटी जो है वो कौन है, सरकार। शक्ति का भयंकर प्रयोग करने का नाम क्या है, सरकार। सरकार से जो टकराएगा वो क्या कहते हैं, चूर चूर हो जाएगा। अभी इसके सामने है सीबीआई, क्या है, ईडी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, और इसका विस्तार कहां तक है, भूभाग तक ही नहीं है, समुद्र में 12 नॉटिकल माइल तक है सरकार। एक शब्द में जान लीजिए, आपने ईश्वर को देखा है, मैं लिख दे रहा हूं, धरती पर ईश्वर का अवतार है सरकार। कौन, सरकार, पावरफुल। किस लिए है, ताकि कोई भी जो असामाजिक हो, कौन हैंडल करेगी। तो ये 3 चीजें। अब देखिए, फिलिस्तीन का नाम सुना है आपने, उसके पास भूभाग भी है, जनसंख्या भी है, लेकिन सरकार नहीं है। आपने कभी सुना है कि उसके पास सेना हो, पुलिस हो। नगर निगम जैसी एक छोटी मोटी सरकार है जो चलती रहती है। सरकार का मतलब ये, और जिसके पास इतना बड़ा पावर हो। इसलिए मोदी जी क्या कहते हैं, कभी कभी मुझे लगता है मैं क्या हूं, नॉन बायोलॉजिकल हूं। नॉन बायोलॉजिकल मतलब ईश्वर का होता है। तो हम लोग सही कहते हैं कि आपको लगता नहीं, आप सचमुच क्या है, ईश्वर। हमको थोड़ी सी पावर मिल जाए तो अभी सीना चौड़ा करके हम क्या करेंगे, गाड़ी पे लिखवा लेते हैं सरकार, लेखपाल बन जाएंगे, क्या लिखवा लेते हैं, सरकार, पूरे रौला के साथ। तो सोचिए जिसके पास ये हो उसको क्या फीलिंग आती होगी, साक्षात क्या हो, ईश्वर। जिले में डीएम, स्टेट में सीएम, ये क्या है, शक्ति का भयंकर इस्तेमाल करने वाली ईश्वरीय सत्ता। और आप क्या बनने आए हैं, आपको क्या चाहिए, सरकार बनने आए हैं आप। सैया भय कोतवाल अब डर, सरकार में आप आना चाहते हैं, क्योंकि सरकार के पास ही है इनको दंड देने की शक्ति। भयंकर शक्ति का वो रूप आप समझ नहीं सकते हैं, बस इतना लिखा हो, धरती पर ईश्वर का क्या है, अवतार है। बस ईश्वर, उसमें बस एक ही अंतर है, ईश्वर किसे कहते हैं आपको पता है, आइए देखते हैं। कोई पूछे कि ईश्वर क्या है, तो एक लाइन में परिभाषा है कि जिस पर सब कुछ निर्भर हो, जिस पर सब कुछ निर्भर हो। और जो स्वयं किसी पर निर्भर ना हो, जो स्वयं ना हो, इसको बोलते हैं ईश्वर, प्रभु। क्या बोलते हैं, ईश्वर या प्रभु। इस ईश्वर की एक ही बात है कि 5 साल बाद वो हम पे, समाज पे क्या करता है, निर्भर कर देता है कि बस एक बार और मौका हमको। लेकिन एक बार मौका मिल गया तो फिर 5 साल क्या करेगा वो, क्या करेगा,
सोचिए, सरकार को किसने बनाया? समाज ने। लेकिन ये सरकार इतना पावरफुल है कि अगर इसने कह दिया, कोरोना था, क्या बोला कि कोई घर से बाहर, आज जो निकल गया, इतना लठ बजाया सरकार ने। समाज के पास यही पावर नहीं होती है, दंड देने की शक्ति। समाज क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है, मत करो ये काम, भैया मत करो ये काम। लेकिन हम कहते हैं नहीं, हम किसी की सुनेंगे नहीं। लेकिन जब ये आ जाता है तो गूंगे भी क्या करने लगते हैं? सुनने लगते हैं। बहरे सुनने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं। किससे? भयंकर शक्ति का है पावर। इसीलिए सरकार से आज तक कोई टकराया हो बच पाया है? तो इसी का पार्ट आप क्या कर रहे हैं? बनना चाह रहे हैं। तो ये 3 चीज समझ में आ गई। स्टेट कौन सा विचार है? अमूर्त। दिखाई किसमें दिखाई देता है? सरकार। सरकार की ये पार्ट। कोई पूछे एक लाइन में कि धरती पर ईश्वर का अवतार कौन है? सरकार। राज्य के पास जो सबसे पावरफुल चीज है वो है उसकी संप्रभुता। इंग्लिश में इसको कहते हैं सॉवरेनिटी। क्या बोलते हैं? सॉवरेन इसको बोलते हैं, सॉवरेन। इसका मतलब क्या है? ईश्वर का मतलब, प्रभु का मतलब क्या हो बताया? जिस पर सब कुछ निर्भर हो। संप्रभुता का 2 मायने हैं। संप्रभु न अंदर से सीमित हो और न बाहर से नियंत्रित हो। न बाहर से क्या हो? नियंत्रित हो। क्या मायने हैं इसके? समझिएगा। राज्य के पास भूभाग है। इस भूभाग के अंदर सरकार से बड़ा कोई आप ऑर्गेनाइजेशन बना ही नहीं सकते। फिर वो सीमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम ईश्वर को क्या मानते हैं? बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल, बियॉन्ड हमारे रीच के बाहर है वो। सरकार भी उस भूभाग पे सबसे बड़ी संस्था है। और क्या करती है? सरकार ही भूभाग के अंदर, पहला क्या है कि अंदर से सीमित नहीं होनी चाहिए, यानी अंदर में कोई भी सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक कोई भी संगठन इतना बड़ा नहीं होगा कि किसको चुनौती दे पाए? सरकार को। इसको सीमित, इस पूरे बताइए भारत में कोई है ऐसा जो सरकार से बड़ा पावरफुल हो? है कोई? और सरकार इन सभी मामलों में निर्णय लेने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र। यानी अंदर उससे बड़ी कोई संस्था नहीं होगी और वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मामलों में निर्णय लेने के लिए क्या होगा? किसी के दबाव के आगे वो झुकेगा। दूसरा है बाहर से नियंत्रण नहीं होगा। जैसे भारत है, बाहर आपको पता है यूएसए, ये भी एक राज्य है। यूएसए क्या कह रहा है इस समय हमसे कि तुम रसिया से तेल, लेकिन हम उसको क्या बोल रहे हैं कि हम क्या हैं? बाहर से हमको कोई नियंत्रण नहीं कर सकता है। हम बताएंगे कि हमको किससे तेल, कौन हमारा शत्रु होगा, कौन हमारा, हमको किससे युद्ध करनी है, किससे संधि करनी है, कौन बताएगा हमको? हम खुद। हमको बाहर से नियंत्रण नहीं। समझाइए, बाहर से नियंत्रण नहीं होगा, यानी भारत अपने विदेश नीति क्या करेगा? खुद बनाएगा। अपने दोस्त मित्र खुद बनाएगा। आक्रमण संधि क्या करेगा? कोई बताएगा इसको नहीं। तो संप्रभुता का मतलब समझ में आया आपको? कि सरकार को अंदर से कोई सीमित नहीं कर पाएगा और बाहर से उसको कोई नियंत्रित कर पाएगा। इसको क्या कहते हैं? सॉवरेनिटी। समाज में और सरकार में यह अंतर है कि समाज के पास दंड देने की क्षमता, और स्टेट के बाद क्या है? भयानक। स्टेट के पास क्या है? भयानक। तो एक डिबेट शुरू हुई, क्या हमने ऐसा राज्य बना दिया जो हम ही को लठिया देता है, तो इससे अच्छा है कि हम बिना राज्य के रहें, कोई स्टेट बनाए ही नहीं। और इसके पक्षधर थे कार्ल मार्क्स। उसने कहा था कि राज्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि राज्य क्या करता है? नागरिकों का करता है शोषण। बनाया था हमने उसको अच्छे काम के लिए, लेकिन हम ही को लठिया देता है बात बात पे। रोजगार मांगने जाओ तो लठिया देगा।
और हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए। तो हमारे सामने दो चीजें कि ये राज्य के साथ चले या राज्य के बिना चले, वो डिबेट है फिलॉसफी की, उस द्वारा हम नहीं जाएंगे। अब देखिए, अब राज्य कैसा हो, एक राज्य ऐसा अगर है आपके पास जो क्या करता है, आपको परतंत्र करता है, आपको पराधीन करता है, मतलब आपकी आजादी को छीन लेता है। परतंत्रता, स्वतंत्रता का विलोम क्या होता है? दूसरा क्या है? असमानता का व्यवहार करता हो आपसे। और तीसरा अन्याय करता हो। एक राज्य कर सकता है आपके साथ, आपकी स्वतंत्रता को वो छीन सकता है, आपके साथ समानता का व्यवहार नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है? अन्याय। अगर आपको चाहिए आइडियल, तो हमको ऐसे राज्य में कौन से मूल्य चाहिए? स्वतंत्रता, दूसरा समानता, और तीसरा न्याय। तो कौन सा राज्य बेहतर होगा? तो किसी भी राज्य में अगर हम ये मूल्य डाल दें, स्वतंत्रता, समानता और न्याय, उसको बोलेंगे राजनीतिक मूल्य। क्या बोलेंगे? मूल्य। क्लियर? समझ में आ रहा है? राज्य किसका टॉपिक है? पॉलिटी का। सोसाइटी किसका टॉपिक है? सोसाइटी का। हमने तीनों को क्या किया? इंटीग्रेट किया। और आपकी पढ़ने की शैली भी ऐसे ही होनी चाहिए। सब विषय एक दूसरे से क्या है? इंटरलिंक है। शब्दों को हम सीखना चाहिए। मूर्त हमने सीखा ना, अमूर्त देखिए कितनी बार इस्तेमाल हुआ है। अगर हमको उस शब्द की जानकारी ना हो तो हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। इसलिए मैंने आपको शुरू में क्या किया, उसका मायने बताया। और समाज और राज्य दोनों कैसे विचार हैं? अमूर्त। क्या है? अमूर्त। अब ऐसे ही कुछ मूल्य देखिए, आप प्रशासन में आने जा रहे हैं, प्रशासन कैसा चाहेंगे आप? पारदर्शी, पारदर्शिता हो शासन में। दूसरी ईमानदारी हो, और तीसरी सत्यनिष्ठा हो। क्या हो? सत्यनिष्ठा। इसको बोलेंगे प्रशासन। यह है प्रशासन। अगर प्रशासन में ये मूल्य हम डाल दें तो हमारा प्रशासन क्या हो जाएगा? उसकी गुणवत्ता, उत्कृष्टता बढ़ जाएगी। इसलिए इसको हम बोलेंगे प्रशासनिक मूल्य। क्या बोलेंगे? मूल्य। तो आप देख रहे हैं कि ये मूल्य के आ जाने से हमारी संस्थाएं बेहतर बन रही हैं। क्या बन रही हैं? और नीति शास्त्र क्या करता है? ऐसे ही वैल्यूज को खोज के लाता है कि आप उसको अपनी संस्थाओं में डालिए और आप अपनी दुनिया को क्या करिए? बेहतर। मजेदार है? समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से जो हमारा पहला था, हमने बताया कि किस तरीके से हमने समाज को गुणवत्ता और उत्कृष्टता बनाना हो तो सामाजिक मूल्य, राज्य को बनाना हो तो राजनीतिक मूल्य, धर्म को बनाना हो तो धार्मिक मूल्य, संस्कृति को बेहतर बनाना हो तो सांस्कृतिक मूल्य, और प्रशासन को बेहतर बनाना हो तो प्रशासनिक मूल्य। क्लियर? नीति शास्त्र किसका विज्ञान था? मूल्यों का। किसका विज्ञान था? और ये मूल्य जो हैं आपकी संस्थाओं को बेहतर बनाएंगे और आपकी दुनिया ऑटोमेटिक क्या होगी? बेहतर। ये मूल्य कैसे हैं? अमूर्त। कैसे हैं? अमूर्त, आदर्श, नैतिक। एक बचा था सद्गुण। अब देखते हैं सद्गुण क्या है। क्या पढ़ेंगे हम? सद्गुण। अभी तक हम संस्थाओं को बना रहे थे क्या? बेहतर। अगर हमको मानव को उत्कृष्ट बनाना हो, क्या करना हो? मानव को हमको बनाना है उत्कृष्ट। मानव को उत्कृष्ट बनाने का मतलब ये नहीं कि उससे जिम करवा के उसको बॉडी बिल्डिंग का करवाना है। उसके कैरेक्टर को क्या बनाना है? उत्कृष्ट। मानव चरित्र को क्या बनाना है? उत्कृष्ट। और वो मूल्य
जो मानव के चरित्र को उत्कृष्ट बनाए उसको कहते हैं मानवीय मूल्य। क्या कहते हैं? मानवीय मूल्य। और ये मानवीय मूल्य ही है सद्गुण। क्या है? अगर व्यक्ति में हम सद्गुण डाल दें, क्या डाल दें? जैसे मानव है, इसमें हम डाल दें, बताइए, प्रेम, साहस, विवेक, संयम, ईमानदारी, ये सारे के सारे हैं सद्गुण। क्या है? वहां हम कहते थे सामाजिक मूल्य, प्रशासनिक मूल्य, और मानव से जुड़ा हुआ, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको? तो सद्गुण क्या है? एक मानवीय मूल्य है जो क्या करता है? मानव के चरित्र को उत्कृष्ट बना देता है। प्रेम, साहस, विवेक, संयम, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सत्यवादी, जितने भी गुण हैं इसी को बोलते हैं सद्गुण। और ये क्या है? एक मानवीय मूल्य है। अगर सद्गुण किसी इंसान में भर दीजिए, चरित्र कैसा हो जाएगा उसका? उत्कृष्ट। इस तरीके से आपने देखा कि जो नीति शास्त्र है ये क्या करता है? मूल्यों के द्वारा दो चीजें कहता है, या तो संस्थाओं को बेहतर बना दो, जो भी हमने संस्था भी देखी, समाज को देखा, राज्य को देखा, संस्थाओं को बेहतर बनाओ, और दूसरा कहता है कि मनुष्यों को बेहतर बनाओ। आगे हमको अब दो धारा देखने को मिलेगी इथिक्स में। एक का जोर रहेगा क्या? संस्थाओं को बेहतर बनाओ। कहां चुन चुन के एक आदमी को बनाओगे तुम बेहतर? संविधान बेहतर बना दो, लोग अपने आप बेहतर बनेंगे। कानून अच्छा बना दो, राज्य अच्छा बना दो, समाज अच्छा बना दो, तो मनुष्य अपने आप क्या हो जाएगा? बेहतर बनेगा। इसके पक्षधर थे अंबेडकर, कार्ल मार्क्स जैसे विद्वान। कहते थे कि संस्थाओं को बेहतर बनाओ, मूल्य डालो इसमें, लोग अपने आप बेहतर बन जाएंगे। एक बेहतर राज्य, एक बेहतर संविधान, बेहतर कानून लोगों को क्या करेगा? बेहतर। कुछ कहना है कि नहीं, मनुष्यों को बेहतर बनाओ, क्योंकि यही मनुष्य इन संस्थाओं में जाके काम करेंगे। अगर मनुष्य खराब, संस्था जाएगी वो भी खराब। संविधान हमने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन उसको चलाने वाले अगर क्या हो? भ्रष्ट हो, तो संविधान कैसा? बुरा बन जाएगा। दोनों बातों में क्या है? तर्कों में दम है। इसके पक्षधर हमारे भारतीय परंपरा में बौद्ध, जैन और गांधी, ये तीनों लोग मानते थे कि हमको सारा काम क्या करना चाहिए? मनुष्य के कैरेक्टर को, चरित्र को उत्कृष्ट बनाने पे करना चाहिए। और कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, संस्थाओं को बेहतर बनाओ। जो संस्थाओं को बेहतर बनाने की बात करेंगे वो बात करेंगे मूल्यों का नीति शास्त्र। किसका? और जो मनुष्यों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे उसको कहेंगे सद्गुणों का नीति शास्त्र, सद्गुण नीति शास्त्र। परिभाषा क्या थी हमारी? कि नीति शास्त्र मूल्यों का विज्ञान है। और आया समझ में? एक लाइन की परिभाषा है, नीति शास्त्र मूल्यों और सद्गुणों का विज्ञान है। आप समझ पाते हैं? सही है? नहीं समझ पाते। ये होता है सब्जेक्ट को समझने के लिए स्ट्रक्चर बना दिमाग में। नीति शास्त्र क्या है? दुनिया को बेहतर बनाने का विज्ञान है। जो दुविधाएं हैं उनको समाधान करेंगे। और ये है कि मूल्यों और सद्गुणों का विज्ञान है कि हमको अपनी संस्थाओं को बेहतर बनाना है, मनुष्य को बेहतर बनाना है, तब जाके हमारी दुनिया बेहतर हो पाएगी। समझ में आया? कहाँ तक लिखे हैं आप लोग? ये इसमें अभी तक किसी कोई कंफ्यूजन पूछ ले, किसी को भी?
स्टेट समझ में आ गया? कोई पूछेगा आपसे बता देंगे स्टेट क्या होता है? सरकार समझ में आ गया क्या होती है? मूर्त अमूर्त समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? है समझ में? कंचन कंप्लीट है? आप संप्रभुता बताना है। संप्रभुता का मतलब ये सरकार, हाँ पीछे लिखा है, अंदर से सीमित नहीं होगी, यानी भूभाग पे सरकार से बड़ा कोई नहीं होगा, और सरकार सभी मामलों में, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी। वो तय करेगी क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक होना चाहिए, और बाहर से नियंत्रण नहीं, मतलब वो किसी बाहरी शक्ति के कंट्रोल या अधीन में नहीं होगी। संप्रभुता समझ में?